Hi, I'm Koel Waghe and welcome to Humanology. Today we'll start with the first chapter of sociology, which is the demographic structure of Indian society. So let's begin. Now we start with the definition. What is demography? Well, demography is nothing but study of population. इसके Greek roots हैं जो कि words demos मतलब people and graphian मतलब description से आता है. इसका मतलब है description of people. So demography is nothing but description of people. नाउ व्हाट इज स्कोप ऑफ डेमोग्राफी? हम डेमोग्राफी को कहाँ यूज करते हैं? सो डेमोग्राफी इन्वॉल्व स्टडिंग पॉपुलेशन साइज. हाउ? वेल, हर साल कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं. सम पीपल सैडली पास अवे. कई बार माइग्रेशन होता है, लोग छोटे शहर से बड़े शहरों में जाते हैं. अब इस सब पॉपुलेशन को स्टडी करना और इनके नंबर्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में रखना इस डेमोग्राफी. ये बहुत सारे की पैटर्न्स पढ़ता है पॉपुलेशन के बारे में, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक डेकेड में कितनी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है, कितने कम हैं, या फिर कितनी परसेंट गर्ल्स है, कितने परसेंट बॉयज है, एट्सेट्रा. नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ डेमोग्राफी? वेल, इट्स डेटा कलेक्शन. डेमोग्राफी इज बेस्ड ऑन काउंटिंग और एनुमरेशन, मतलब गिनती के ऊपर होता है जिसके अंदर सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन होता है. Now, demography is of two types, which is formal demography and social demography. Let's see what's what. Formal demography is based on and focuses on quantitative analysis and uses mathematical methods. मतलब कि ये पूरा का पूरा गिनती के ऊपर चलता है, मैथ्स के बेसिस पर चलता है, and its purpose is to see rural urban difference, population size, migration, etc. सोशल डेमोग्राफी फोकस करता है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर. ये एग्जामिन करता है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन चेंज क्यों हुई और उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी पे. इसका ऐसा मानना है कि सोशल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक गर्ल्स. अब इंडिया में हिस्टोरिकली लड़कियों की पॉपुलेशन लड़कों से बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी पहले, पर आज के टाइम पे गर्ल्स आर 51% एंड बॉयज़ आर 49%. ये क्या है? ये डेमोग्राफिक ट्रेंड है. ये कैसे हुआ? सोशल प्रोसेस से हुआ. जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, स्टिग्मा ख़त्म हुआ लड़कियों के पैदा होने का, वैसे वैसे लड़कियों की पॉपुलेशन भी बढ़ी और उससे कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी आई. दिस इज़ नथिंग बट अ डेमोग्राफिक ट्रेंड. Now, what's the correlationship between demography and sociology? Now, what is demography's role in sociology? Well, it played a major role in establishing sociology as an academic field. मतलब sociology को एक subject establish करने में demography का बहुत बड़ा हाथ है. ये emerge होता है 18th century यूरोप में, क्योंकि nation states का formation हो रहा है, उसके अलावा development of modern statistics हो रहा है. नाउ विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट, स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है. पब्लिक हेल्थ हो गई, पुलिसिंग हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सब में स्टेट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है. एंड टू मैनेज ऑल दिस इट रिक्वायर्ड सोशल स्टेटिस्टिक्स, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा ऑन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, मतलब कितनी पॉपुलेशन है, स्पेसिफिकली इकोनॉमी कैसी जा रही है, कितने लोग कितना अर्न करते हैं, एट्सेट्रा. Now, let's look into the history of social statistics. Modern practice of collecting social statistics began in the late 18th century. मतलब social statistics को collect करने की practice start होती है late 18th century में. किसके साथ? First modern census के साथ, which happened in America in 1790. And Europe adopts this practice of census in early 1800s. Well, let's talk about census in India. So, modern census began in 1867 to 1872 under British Indian government. मतलब सबसे पहले इंडिया में सेंसस हुए थे 1867 से 1872 के बीच में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, और 1881 से इट हैड बिन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स. मतलब 1881 के बाद इट बिकेम अ रेगुलर अफेयर टू कंडक्ट सेंसस. मतलब एक 1881 में हुआ होगा, फिर 91, देन 1901 एंड सो ऑन. और
इंडियन सेंसस जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंसस होता है जो कि लेटेस्ट हुआ था 2011 में. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटिस्टिक्स? इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टेट पॉलिसीज. मतलब प्लान करने में और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है स्टेट पॉलिसीज को. फर्दर, इट जस्टिफाइज सोशोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग एग्रीगेट स्टेटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, एज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि एसोसिएटेड है एक लार्ज पॉपुलेशन से. हाउ? वेल, फॉर एग्जाम्पल, सोशोलॉजी मेक्स अ क्लेम दैट ऑल ऑफ अस आर वेरी अटैच्ड टू आर कल्चर. हम हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. नाउ ये एक क्लेम है जो सोशोलॉजी रखता है, बट इसको बैकअप करता है सोशल स्टेटिस्टिक्स, द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन. एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैसे रिएक्ट करती है कल्चर के ऊपर. अब एनसीईआरटी में एग्रीगेट स्टेटिस्टिक्स के एग्जाम्पल में दिया गया है डेथ रेट. डेथ रेट एग्रीगेट्स इंडिविजुअल डेथ्स बट इज अ सोशल फेनोमिनन. हाउ? वेल, इंडिविजुअल डेथ्स हो सकता है किसी की कैंसर से हुई हो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, बट जब ये एक साथ कंबाइन होती है तो ये एक डेथ रेट बनाती है जो कि एक सोशल फेनोमिनन है. इसमें एक सोशोलॉजिस्ट थे एमाइल दुर्खाइम. उन्होंने स्टडी किया था सुसाइड को एज अ सोशल फेनोमिनन. उन्होंने शो करा था कि सुसाइड रेट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय सोशल कॉजेस डिस्पाइट पर्सनल रीजंस फॉर ईच केस. मतलब हो सकता है किसी का सुसाइड करने की वजह कुछ और रही हो, पर वो एक्सप्लेन किए जाते हैं स्पेसिफिक सोशल कॉजेस से. मतलब हो सकता है कि मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ सुसाइड लोनलीनेस हो, फॉर एग्जाम्पल. सो उन सबको एग्रीगेट करके पता पड़ता है कि स्पेसिफिक सोशल फेनोमिनन क्या है. Now, let's look at some theories and concepts of social demography. Now, let's look at some theories and concepts of social demography. अब ऐसी एक थ्योरी रखी गई थी थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे 1766 to 1834 तक. ही प्रेजेंट्स हिज पॉपुलेशन थ्योरी इन एन एसे कॉल्ड एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि लिखा गया था 1798 में. Please note this is a direct question for class 12 boards. So first point is population growth versus resources. Now what he said was that human population grows faster than resources like food, clothing, etc. मतलब जो human population होगी उसकी growth की pace जो है वो resources की growth के pace से हमेशा ज़्यादा रहेगी, which leads to inevitable poverty. As in, if human population is growing so rapidly तो resources उसके साथ catch up नहीं कर पाएंगे, which will inevitably lead to गरीबी या poverty. How? Well, he said this is about geometric versus arithmetic progression. He said that population grows geometrically, as in हर बार डबल होती जाती है. कभी 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई, and so on. While agriculture resources जो है वो grow होते arithmetically, मतलब धीरे धीरे grow होते. पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया. So you see a pattern here. While in geometry वो डबल होता जाता है. अब इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए वो एक सोल्यूशन भी देते हैं जो कि होता है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन. हाउ? वेल, ही सजेस्ट दैट अगर सोशल बैलेंस और प्रोस्पेरिटी या फिर समृद्धता जो है उसको मेंटेन करना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. फॉर विच ही सजेस्ट वॉलेंट्री कंट्रोल्स. मतलब आप खुद से कर सकते हो, जैसे कि पोस्टपोन कर देना मैरिज, थोड़ा सा लेट शादी करना, या फिर practice subsistence or celibacy, as in the act of not having kids, etc. Now, positive checks. He called famines and diseases a nature's way to balance population with available resources. उनका ऐसा मानना था कि अकाल हो जाना या बीमारियां हो जाना एक पॉजिटिव चेक है और एक नेचर का तरीका है बैलेंस करने का पॉपुलेशन को अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ. ये ऐसे अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल चेक्स जो है वो रेगुलेट करते हैं ओवर पॉपुलेशन को. दिस थ्योरी फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब ऑब्वियसली. सो क्रिटिसिज्म वाज दैट दिस इज़ अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोच है. माल्थस बिलीव करते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आउटस्ट्रिप कर देंगे रिसोर्सेज को, विच वुड लीड टू poverty. Let's look at the criticism. In Europe of 19th to 20th century, population growth slowed
while birth rates declined and epidemics were controlled। मतलब हुआ ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे होते गई क्योंकि बर्थ रेट्स डिक्लाइन हो गए, while एपिडेमिक्स और डिसीजेस जो थी उन्हें कंट्रोल कर लिया गया। सो मॉल्थिस का प्रिडिक्शन जो है वो फेल हो जाता है। फूड प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स रोज डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन के बढ़ने के बावजूद भी प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं। वाइल लिबरल्स या फिर मार्क्सिस्ट व्यू जो कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में मानते थे, उनका मानना था कि पॉवर्टी वॉजंट कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ बट बाय अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गरीबी जो है वो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से नहीं है, पर रिसोर्स जो है वो कितना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, कुछ लोगों के पास थोड़ा भी पैसा नहीं है, इस वजह से है। The wealthy lived luxuriously while the majority suffered due to social injustice। मतलब वही लिखा है कि अन्याय की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो सफ़र करते थे और जो अमीर लोग हुआ करते थे वो लग्जरियसली लिव करते हैं। Now let's look at theory of demographic transition। अब demographic transition ये कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती जाती है वैसे वैसे पॉपुलेशन जो है वो गिरते चले जाती है। एंड एवरी सोसाइटी गोज थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती है। First stage is low population growth in underdeveloped society, as in the population growth is very low because the society is underdeveloped। बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों हाई होते हैं, इस वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो इतनी नहीं होती। सेकेंड स्टेज होती है अंडर डेवलप टू डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि बर्थ रेट जो होते हैं वो स्टिल हाई होते हैं, बट जो डेथ रेट होते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं एट्सेट्रा। इंडिया जो है वो आज भी सेकेंड स्टेज पर चल रहा है। एंड देन वी हैव थर्ड स्टेज विच इज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि बर्थ रेट्स भी कम होते हैं और डेथ रेट भी कम हो जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डेफिनेशन दी गई है कि rapid increase in population due to sharp decline in death rates while birth rates remain high। मतलब जो birth rates होते हैं वो high ही रहते हैं, बट जो death rates होते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके causes क्या है? Advanced disease control, improved public health, better nutrition, but unchanged reproductive behavior, as in पॉपुलेशन या बर्थ रेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बट डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है क्योंकि डिसीजेस जो है वो बेटर कंट्रोल होने लगी है, पब्लिक हेल्थ जो है उसमें एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है और न्यूट्रिशन जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन का बेटर हो गया है। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था वेस्टर्न यूरोप में लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। और अगर बात करें इंडिया की तो आज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी भी इनकम्प्लीट है। मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट्स या फिर डेथ रेट्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए, बट बर्थ रेट्स जो है वो आज भी हाई है। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था वेस्टर्न यूरोप में लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। और अगर बात करें इंडिया की तो आज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी भी इनकम्प्लीट है। मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट्स या फिर डेथ रेट्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए, बट बर्थ रेट्स जो है वो आज भी हाई है। Now, let's look at some common concepts and indicators of demography. Now, demographic concepts are always expressed as rates and ratios for a specific geographic unit. Next, one number shows a statistic while other is a standard comparison. मतलब ये है कि डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमेशा रेट्स और रेशियोज के थ्रू बताए जाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का, और वन नंबर जो होता है वो एक स्टेटिस्टिक होता है और अदर एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एक स्कूल की, और हमारा जो स्टडी है वो शो करना है कि कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उस स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं तो नीचे स्टैंडर्ड कंपैरिजन विल बी 4, और उसमें कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो फॉर एग्जांपल 3 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं और एक जो है वो पीसीएम पढ़ता है, तो ऊपर आ जाएगा 3।
So total number of students studying humanities in a school is 3 by 4, which is exactly what demographic concepts are. इसमें one of the key important indicators is birth rate. So number of live births per 1000 people, मतलब 100 लोगों में से जितने भी live births हो रहे हैं वो इस बर्थ रेट. अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन 2000 टू फाइंड आउट कि पर 1000 पीपल कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं. Indicator is death rate, which is denoted as number of deaths per 1000 people in a given area. So death rate will be written as deaths divided by total population in 2000. Third is rate of natural increase, which is growth rate of the population. So difference between birth and death rate is nothing but rate of natural increase. अगर ये जीरो या फिर लो होता है तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज्ड या रिप्लेसमेंट लेवल की कही जाती है. मतलब अगर एक स्पेसिफिक रीजन में 2 डेथ्स हो रही है वाइल एट द सेम टाइम 2 बर्थ्स भी हो रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है उसका RNI या फिर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया 0. तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब दिस इज स्टेबलाइज्ड या रिप्लेसमेंट लेवल. अब इसमें अबव रिप्लेसमेंट लेवल होगा अगर फॉर एग्जांपल 2 डेथ्स हो रही है पर बर्थ 3 हो रहे हैं. एंड हैव fertility rate, which is denoted as number of live births per 1000 women aged between 15 to 49. वही है कि 15 से 49 के बीच में जितनी भी women हैं per 1000 कितने उसमें लाइव बर्थ्स हो रहे हैं. बट ये जो एवरेज है ये पॉपुलेशन वाइड लिया जाता है, मतलब जैसे 15 to 49 के बीच में जितनी भी women है उनको नीचे रख के नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रखे जाते हैं. बट दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज स्पेसिफिक रेट में, मतलब a 15-year-old will probably not be having kids, so a 25-year-old or 27-year-old and so on. Next we have infant mortality rate, which is deaths of babies before age 1. मतलब जो बच्चे 1 साल से के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ्स. इनिशियली ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ करता था बट अब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया विथ वेरी गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. Rate is nothing but deaths of women during childbirth per 1000 live births. मतलब कितनी women जो है उनकी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के दौरान पर 1000 लाइव बर्थ्स. अगर इन्फेंट या मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट हाई है तो ये इंडिकेट करता है कंट्री की पॉवर्टी या फिर बैकवर्डनेस. Next, we have life expectancy, which is estimated number of years an average person is expected to live based on age specific death rates. मतलब एक एवरेज इंसान जो है वो कितना लिव करना एक्सपेक्ट कर सकता है, लाइक लाइफ स्पैन कितनी है. फॉर एग्जांपल 71 ईयर्स, तो an average person is expected to live 71 years. That is life expectancy. We have sex ratio, which is number of females per 1000 males. ये यूजुअली फेवर करता है फीमेल्स को उनकी हायर रेजिस्टेंस टू डिसीजेस एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से. मतलब बीमारियों की तरफ रेजिस्टेंस जो होता है वो विमेन का ज़्यादा होता है और वो मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा लिव करती है. बट सेक्स रेशियो इज सैडली डिक्लाइनिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली सन्स को प्रेफर किया जाता है ओवर गर्ल्स. नेक्स्ट इज एज स्ट्रक्चर, विच इज प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 5 एज ग्रुप जो है उसमें कितने बच्चे हैं, 14 एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं. ये जो एज स्ट्रक्चर होता है ये चेंज होता है डेवलपमेंट के साथ. जो डेवलप्ड सोसाइटीज होती है वहाँ पे ज्यादातर ओल्डर पीपल होते हैं क्योंकि मतलब हेल्थ केयर अच्छा होता है. फर्दर जो चाइल्ड बर्थ का रेट जो होता है वो नीचे चला जाता है. सो वन ऑफ द की pointers or indicators of a developed country is that it has more older people compared to younger people. Dependency ratio, which is it compares the population of dependents, children and elderly, to working age population, which is between 15 to 64. मतलब जो डिपेंडेंट्स या फिर जो बच्चे और एल्डरली होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंपेयर करता है ये वर्किंग पॉपुलेशन से जो कि 15 टू 64 के बीच की होती है. अगर इसका रेशो हायर है इसका मतलब है कि फ्यूअर वर्कर्स पे बर्डन है एक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कैरी करने का. दिस इज एजिंग ऑफ पॉपुलेशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 टू 64 के बीच में है वो कम है कंपेयर टू जो लोग चिल्ड्रन या एल्डरली के बीच में आते हैं वो.
तो ये जो छोटा सा नंबर है, इन्हें ज्यादा लोगों को कैरी करना पड़ेगा, विच इज एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। अगर रेशो लोअर है तो देखने को मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि इंडिया में देखने को मिल रही है कि जो युवा है या फिर जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में और वो वर्क कर रहे हैं, इस वजह से इकोनॉमी जो है वो राइज करती है। इस चीज को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये एक टेम्परेरी फिनोमिनन होता है। मतलब ऑब्वियसली द पॉपुलेशन जो है वो एक पॉइंट के बाद एज करेगी ही, तो उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जो बहुत सारे यूथ होते हैं एक कंट्री में जो कि वर्क कर रहे होते हैं, इस चीज को बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेट्स लुक एट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। Who was a 99 percentiler in COET. I would like to personally tell you that this topic is not very important. मतलब आप इसे छोड़ सकते हो, बस थोड़ा सा we'll read it out, which is between 1901 to 1951 there was a modest growth rate with an average not exceeding 1.33%. From 1911 to 1921 there was a negative growth rate of population which by 0.03%, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था 1918 to 1919 में। we will remember this कि 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था which killed 5% of Indian population, which were 12.5 million people at the time। फिर 1961 टू 1981 जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम है, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, सर्ज बाय 2.2%। और पोस्ट 1981 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बट इट रिमेन्स वन ऑफ द हाइएस्ट in the developing world. Next, we have global influenza pandemic of 1918 to 1919, also known as Spanish flu. Up Spanish flu occurred in 1918 to 1919, which was a global pandemic caused by the virus affecting the upper respiratory tract. मतलब जैसे कि कोविड 19 एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक था, वैसे ही स्पेनिश फ्लू भी एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक था जो कि हुआ था 1918 टू 1919 के बीच पर। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट था और इट हैज एस्टिमेटेड टू हैव किल्ड 40 to 100 million people globally. ये इन्फेक्ट करता है 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विद अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ 2.5 to 5%। स्पेसिफिक कंट्रीज के डेटा को अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में इट किल्ड 28% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज 500,000 to 675,000 डेथ्स। इन ब्रिटेन इट was 200,000 deaths। In France, there were more than 400,000 deaths. In Australia, 10,000. In Fiji Islands, 14% of the population died in just 2 weeks. 2 हफ्ते में 14% population of Fiji Island died because of the influenza. And in Western Samoa, 22% of the population perished. If you talk about India, the pandemic killed 17 million people, which was at that time 5% of India's population। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 22% ऑफ ट्रूप्स जो थे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं एंड दे सैडली पास अवे फ्रॉम द डिसीज। अब मेरी 12th की बोर्ड में क्वेश्चन आया था इसमें से, विच वॉज डिफरेंशिएट बिटवीन पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। तो जो एपिडेमिक होता है वो एक आउटब्रेक और डिसीज होता है जो कि स्प्रेड करता है रैपिडली बहुत सारे लोगों के बीच एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, रीजन या कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना तक कन्फाइंड है, सो दैट इज एन एपिडेमिक। एग्जाम्पल हो गया डेंगू, मलेरिया, एक स्पेसिफिक सिटी या स्टेट के अंदर। वाइल पेंडेमिक जो होता है वो एक एपिडेमिक होता है जो कि क्रॉस करता है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाला जो एपिडेमिक होता है वो पेंडेमिक कहलाता है। एग्जाम्पल कोविड 19 विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। Let's look at birth and death rates in India. Let's see India's demographic transition. From the period of 1921 to 1931, इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स। नाउ बिफोर 1931 बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों हाई थे, बट पोस्ट 1931 डेथ रेट्स जो है वो शार्पली गिर जाते हैं क्योंकि हम एपिडेमिक्स कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो जाता है, वाइल बर्थ रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइट डिक्लाइन दिखाते हैं। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ पीपल who were being born was a lot more than number of people dying. Look at the reasons for the decline in birth death rate.
Firstly, control over epidemics. Diseases such as plague, smallpox, and cholera were brought under control, leading to a significant decline in mortality rates. मतलब वही कहा गया है कि जो डिसीजेस थी उन्हें कंट्रोल में ले आने की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो कम हो जाता है. सेकेंडली, मेडिकल एडवांसमेंट. Mass vaccination programs and improved health sanitation contributed to reducing deaths from diseases like malaria, tuberculosis, diarrhea, and dysentery. मतलब मेडिकल एडवांसमेंट्स हो जाने की वजह से फर्दर वैक्सीनेशंस एंड बेटर हाइजीन और सैनिटेशन की सिचुएशन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों की वजह से जो डेथ्स होती थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन इन फेमाइन्स. मतलब अकाल की जो स्थिति पड़ जाती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी थी उसकी प्रोबेबिलिटी. प्रीवियसली फेमाइन्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी एंड malnutrition एंड दस कॉस्ट हाई मोर्टेलिटी. मतलब वैसे ही गरीबी थी देश में तो वो जब अनाज महंगे हो जाते थे तो उन्हें खरीद नहीं पाते थे जिससे मेल न्यूट्रिशन होता था. मतलब इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे बॉडी को और इस वजह से पीपल वुड डाई विदाउट फूड. But factors like improved irrigation, transportation and communication helped prevent famines. जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, इरिगेशन की फैसिलिटी आई, तो जो फेमाइंस थे उनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई. Further, scholars like Amartya Sen argued that famines were not solely due to food shortage, but also due to lack of access to food, विच इज फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स. मतलब अमर्त्य सेन ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि फूड शॉर्टेज इशू ना हो, मतलब हो सकता है पूरे इंडिया में बहुत सारा फूड हो और फेमाइन नहीं हुआ हो, पर कुछ रीजन्स में, कुछ विलेजेस में वो फूड पहुंच ही नहीं पा रहा है. दैट इज फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट. Improvement, death from starvation occur in some backward regions, and programs like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or Maganrega aims to combat hunger and starvation. मतलब धीरे धीरे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है बट आज भी भूखमारी की वजह से डेथ होना बहुत कॉमन फेनोमेनन है इंडिया के बैकवर्ड रीजन्स में. इन इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसे मगनरेगा बोला जाता है या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है फॉर 100 days टू पीपल. इफ नॉट उन्हें मुआवजा दिया जाता है टू कॉम्बैट हंगर एंड स्टार्वेशन. Now let's look at the reasons for slow decline in birth rate. First is socio-cultural factors. Unlike the death rate, the birth rate is influenced by cultural norms and is slower to change. मतलब जैसे death rate is not dependent on anything, but जो birth rate होता है वो influence किया जाता है cultural norm से. इस वजह से इसको बदलना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे कल्चर होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होना या फिर 5 to 6 किड्स होना एक कॉमन बात होती है, तो दिस इज अ कल्चरल फेनोमिनन. इस चीज को चेंज होने में टाइम लगता है. सेकेंड इज इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी. इंक्रीज प्रोस्पैरिटी एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द बर्थ रेट. मतलब जैसे जैसे समृद्धता आती है या पैसा आता है वैसे वैसे बर्थ रेट जो है वो गिरते चले जाते हैं क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा अवेयर और एजुकेटेड हो रहे हैं. Third is infant mortality and family size. A decline in infant mortality, along with increased education and awareness, leads to smaller family sizes. Infant mortality rate is number of children who sadly pass away before turning one. तो जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है विथ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, तो और एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ ऐसा हो रहा है कि फैमिली साइजेस जो है वो छोटे होते जा रहे हैं. मतलब देयर मोस्ट प्रोबेबली द पेरेंट्स विल ओनली हैव 2 kids, 1 kids, etc. All right, let's look at fertility rates across India. Again, please remember the topic is not that important, specifically the numbers, because they keep changing. The book has not been updated for a while. लेकिन what we will remember is कितनी states जो हैं उनका lowest fertility rate रहा है और किनका highest है. If you talk about ये जो number और data है, it's not that important. अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, otherwise it's not that important. Let's talk about states with lower fertility rates. Firstly, we have Andhra Pradesh, followed by Himachal, Punjab, Tamil Nadu, and West Bengal. If you talk about Kerala, the total fertility rate is below replacement level, meaning its population may decline in the future. मतलब जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि जो डेथ रेट है और वो बर्थ रेट है वो दोनों लाइक इक्वल है, तो वो जीरो होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है. तो इसका जीरो से कम है केरला का.
इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ओवर टाइम यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाए. Now let's talk about highest birth rates across India. It is in Bihar, followed by Uttar Pradesh. These two states alone are expected to account for 50% of total population growth up to 2041, with UP contributing 22% of the population increase. इसका मतलब ये है कि अगर बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो वो 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ बनाते हैं 2041 तक, जिसमें उत्तर प्रदेश alone contribute करता है 22% of the population increase को. Now let's look at total fertility rate of other states as well. So first we have Bihar 3.3, followed by Madhya Pradesh 2.8, Rajasthan 3.1, Uttar Pradesh 2.7. These states continue to have high total fertility rate, contributing significantly to population growth. मतलब ये जो 4 states हैं, ये सबसे ज़्यादा contribute करती है population growth को पूरे इंडिया में. Next we have birth rates. Economic survey of 2018-19. So national birth rate was at 22.4, rural birth rate was at 22.4, urban birth rate was at 17.3. This highlights the higher birth rates in rural areas compared to urban areas in India. मतलब ये दिखाता है कि जो birth rates हैं वो rural areas या villages में higher है compared to urban areas या फिर cities. Next topic of discussion is declining sex ratio in India. The first reason mentioned is maternal mortality. Initially, the declining sex ratio was linked to high maternal mortality rates. पहले माना जाता था कि जो sex ratio गिर रहा है वो linked है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से. मतलब जितनी विमेन चाइल्ड बर्थ के दौरान पास अवे हो जाती है उस रेट की वजह से लिंक्ड है. However, with improvements in nutrition, education, medical and communication facilities, maternal mortality rate has decreased. मतलब जैसे जैसे improvement आता है न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो डिक्रीज हो गया बट सेक्स रेशो तो भी डिक्लाइन हो रहा है. तो ये वाला रीज़न तो क्रॉस आउट हो जाता है. नेक्स्ट वॉज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल बेबीज़. A shift in focus occurred toward the unequal treatment of girl babies. मतलब जो गर्ल बेबीज होती है उनको एक थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कई सारी फैमिलीज और कल्चर में, विद प्रैक्टिसेस लाइक सिलेक्टिव चाइल्ड अबॉर्शन और फीमेल इन्फेंटिसाइड बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट. अब जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट आए, अलग अलग मशीनरी आई, मशीनरी के साथ आया सोनोग्राम. अब सोनोग्राम से पता पड़ जाता था कि बच्चे का जेंडर क्या है विद द बिफोर द बेबी वॉज इवन बॉर्न. तो इसमें बहुत सारे लोग डेलिबरेटली बच्चे का जेंडर पहले जान लेते थे और उसके बाद जो फीमेल चाइल्ड या फीटस होता था उसको अबॉर्ट करा लेते थे. इस चीज़ को फीमेल इन्फेंटिसाइड बोला जाता है. Okay, now just like we discussed, selective sex ratio is the third point. This practice made possible by modern technology like sonograms. It allowed parents to determine and selectively abort female fetuses. मतलब वही है कि पेरेंट्स डिटरमाइन कर लेते थे जेंडर और सिलेक्टिवली फीमेल fetuses को अबॉर्ट कर देते थे. अब सैडली एंड वियर्डली इनफ दिस प्रैक्टिस इज नॉट कन्फाइंड टू पुअरर रीजन्स बट इज प्रेवलेंट इन मोर प्रॉस्परस एरियाज लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली. अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स जहाँ पे मतलब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है, जहाँ लोग ज़्यादा रिच होते हैं, वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन होता है. बट यहाँ पर एक अलग ही फिनोमिनन देखने को मिलता है कि जो प्रॉस्परस एरियाज ऑफ इंडिया है जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर सिलेक्टिव फीमेल इन्फेंटिसाइड के रेट्स ज़्यादा हैं. Next, we have cultural and regional influence. The preference for sons in certain cultural and religious context contributes significantly to the declining sex ratio. अब कई ऐसे कल्चर और रिलीजन होते हैं जिन्होंने माना जाता है कि पेट्रियार्की सुपीरियर है या फिर लड़के का या सन का पैदा होना बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. तो ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो में. Now, to combat these issues, some legal measures were taken, so let's look at them. To combat these practices, the Prenatal Diagnostic Techniques Regulation and Prevention of Misuse Act was enacted in 1996 and strengthened in 2003 to prohibit sex-selective abortion. मतलब कि इस एक्ट को पास किया जाता है 1996 में और स्ट्रेंथन किया जाता है 2003 में ताकि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ना हो पाए. मतलब बच्चे के जेंडर के बेसिस पे अबॉर्शन ना करा जा सके. और हैवी फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ें लगाई गई ऑफेंडर्स की तरफ, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द डॉक्टर्स जो हेल्प करते थे इन चीज़ों में.
नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर कैंपेन is a government initiative aimed at improving the sex ratio by encouraging societal change and supporting education for girls. ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया है एक सोशल चेंज के एफर्ट की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गर्ल बेबीज़ को एजुकेट करें और उन्हें स्कूल भेजें एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो इम्प्रूव द सेक्स रेशो. लेट्स टॉक अबाउट रूरल अर्बन डिफरेंस इन इंडिया. ओके, सो अब हम देखेंगे थोड़ा सा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर 2011 के सेंसस को ध्यान में रखा जाए तो 68.8% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है और 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है. अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो अर्बन पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 11% टू 28%. जो अर्ली 20th सेंचुरी में 11% पॉपुलेशन थी वो 21st सेंचुरी में 28% हो जाती है. अर्बन ग्रोथ रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ अग्रेरियन रूरल लाइफस्टाइल एंड इंडस्ट्रियल अर्बन लाइफस्टाइल बिकेम मोर प्रोमिनेंट. तो पहले एक जो अग्रेरियन रूरल लाइफस्टाइल, जो खेती किसानी के ऊपर चलने वाली लाइफस्टाइल का डोमिनेंस था, उसमें हम चेंज देखते हैं कि इंडस्ट्रियल और अर्बन काइंड ऑफ लाइफ की तरफ. टॉक अबाउट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन. सो एग्रीकल्चर इज स्टिल अ की इन रूरल इकोनॉमी बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/6 ऑफ द इंडियाज जीडीपी नाउ. मतलब एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रूरल इकोनॉमी का, या फिर विलेजेस में खेती किसानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 1/6 ऑफ इंडिया की टोटल जीडीपी. शिफ्ट इन रूरल जॉब्स भी देखने को मिलता है, तो बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उससे नॉन फार्म जॉब्स जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस या फिर क्राफ्ट्समैनशिप की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट द रीजंस फॉर ये जो चेंज हुआ है अर्बनाइजेशन की तरफ, जो ट्रांजिशन हुआ है, इसके क्या रीजंस है. तो फर्स्टली मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन. रूरल पीपल जो हैं वो धीरे धीरे एक्सपोज होने लगे अर्बन लाइफस्टाइल को, जिस वजह से उनकी न्यू डिज़ायर्स और एस्पायरेशंस जो हैं वो आती हैं. फर्दर माइग्रेशन रीजंस भी बहुत सारे थे, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी, एनोनिमिटी. मतलब विलेज में कैसा रहता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, बट जब आप नए शहर में जाते हो तो आप खुद की एक नई आइडेंटिटी बना सकते हो बिकॉज नो बडी रियली नोज यू. एंड एस्केप फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो एस सीज और एस टीज़ जो विलेजेस में बहुत सारा भेदभाव उन्हें फेस करना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं सिटीज़ में आके रिड्यूस हो जाता है. और फर्दर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो श्रिंक होने लगे थे, प्राइवेटाइज हो रहे थे या फिर एग्जॉस्ट होते जा रहे थे. तो रूरल लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. इस वजह से लोग जो हैं जॉब्स और टू लाइक अर्न देयर ब्रेड एंड बटर धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे थे सिटीज़ की तरफ. लेट्स टॉक अबाउट अर्बन ग्रोथ एंड एनोनिमिटी. इंडिया हैज़ 5161 टाउन्स एंड सिटीज़ विद 286 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन. 2/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन 27 बिग सिटीज़ ईच विथ ओवर 1 मिलियन पीपल. अब देखें तो इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ है, बट ये जो 286 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ 27 बिग सिटीज़ में, while rest of them are just empty. How does anonymity matter? Well, it helps oppressed and dominant groups break social restrictions. मतलब एक ग्रुप के साथ होने के साथ certain rules और regulations आते हैं जिन्हें break कर पाते हैं ये dominant और oppressed groups जब वो cities में आते हैं. For example, higher caste people can do lower status jobs without stigma in cities. तो जो higher caste people है वो lower caste status की job कर सकते हैं cities में without फेसिंग कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा, जो शायद वो अपने विलेज में फेस करते. नाउ दिस डज नॉट मीन कि जो रूरल एरियाज है उनका कोई भी लाइक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रहा है, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल पावर. रूरल एरियाज आर स्टिल वेरी पॉलिटिकली पावरफुल. क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और इनका मेजर रोल है आज भी शेप करने में इंडिया के पॉलिटिक्स को डिस्पाइट अर्बनाइजेशन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल lives in rural areas. So that was all. Let's take a quick revision. Firstly, we talk about population distribution, कितने कौन से रीजन में कितने लोग रहते हैं. Then we talk about agriculture contribution, agriculture का क्या contribution है इंडियन इकोनॉमी में. Then we talk about urbanization and transition, कैसे urbanization की तरफ हम मूव कर रहे हैं. And then urban growth and anonymity, कैसे शहर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, anonymity कैसे हेल्प करती है. And finally we just discussed political powers. Let's discuss population policy in India. Let's look at this population policy. India was the first country to introduce a population policy in 1952. मतलब इंडिया पहला देश बनता है population policy लाने के लिए 1952 में.
द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एम टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब इस पॉलिसी का ऑब्वियस एम ये था कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोशली डिज़ायरेबल वेज, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सोशली डिज़ायरेबल या फिर डेवलपमेंट वाले सेंस में हो। सेकेंडली, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ बाय प्रमोटिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स, मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होती है, बैरियर्स जो होते हैं, उससे स्लो डाउन करना पॉपुलेशन ग्रोथ को। फॉर थर्ड इज़ इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन इशूज़, मतलब लास्ट पॉइंट इज़ कि पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो और अवेयरनेस हो कि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उससे क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं सोसाइटी में। अब इमरजेंसी में इस पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, वैसेक्टोमी फॉर मेन, ट्यूबेक्टोमी फॉर वुमेन, मेनी पुअर पीपल वर फोर्सिबली स्टेरिलाइज्ड एंड ऑफिशियल्स वर फोर्स्ड टू मीट टारगेट, मतलब जो लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज कर दिया जाता था और ऑफिशियल्स जो थे उनको प्रेशर किया जाता था कि आपको इतने स्पेसिफिक लोगों को स्टेरिलाइज करना ही है। ये कोएर्सिव प्रोग्राम या ज़बरदस्ती करने वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करता है और इमरजेंसी के बाद इसे अबांडन या छोड़ दिया जाता है। अब इस पॉलिसी को रीनेम किया जाता है पोस्ट इमरजेंसी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यहाँ पर ज़बरदस्ती करने का जो सिस्टम था या कोएर्जन था उसको स्टॉप कर दिया जाता है और एक वॉलेंटरी अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है, मतलब सपोर्ट किया जाता है कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको एक डिज़ायरेबल वे में करो, बट कुछ ऐसा फोर्स नहीं किया जाता। अब हम इसी वेलफेयर प्रोग्राम पे फर्दर एलैबोरेशन देखेंगे। न्यू गाइडलाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल तरीके से इसकी नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की जाती है। एम्फेसाइज किया जाता है हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ वेलफेयर पे, इन्फॉर्म्ड एजुकेशन मतलब और वॉलेंट्री चॉइसेस से, बट फोर्सफुल मेथड जो इमरजेंसी के दौरान जैसे अप्लाई गई थी वैसा कुछ नहीं किया जाता। सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। 1952 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आती है। एनएफपी फोकस करता है कंट्रोल करने में पॉपुलेशन और इम्प्रूव करने में हेल्थ को। 1975-76 में इमरजेंसी में मास स्टेरिलाइजेशन होता है जिसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिलता है। पोस्ट इमरजेंसी इसको रिनेम करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किया जाता है जहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करी जाती, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो फोकस करती है सस्टेनेबल ग्रोथ, हेल्थ और एजुकेशन में। Let's look at National Health Policy of 2017. Now, I'll be very honest, this is not a very important topic unless you're doing UPSC or anything. मतलब मेरे टाइम तो नहीं आया था, उसके बावजूद I'll suggest that you just learn any of the 8 points for 8 markers or 6 markers, that's all. So the first point is related to financing and spending. First is to increase government health expenditure from 1.15% to 2.5 ऑफ जीडीपी बाय 2025, मतलब कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज करना 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी 2025 तक। इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग्स टू मोर देन 8% ऑफ स्टेट बजट बाय 2020, स्टेट बजट का 8% से ज़्यादा जो है वो हेल्थ सेक्टर में जाए 2020 तक। और डिक्रीज करना प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स फेसिंग कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय 25% बाय 2025, मतलब जो बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं उस चीज़ को रिड्यूस करना 2025 तक बाय 25%। Look at maternal and child health. Life expectancy at birth to increase from 67.5 to 70 years by 2025, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 67.5 तक की थी वो 2025 तक 70 ईयर्स की हो जाए। रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 23 बाय 2025, मतलब 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट 23 से भी कम हो जाए, या 23 हो जाए 2025 तक। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बाय 100 बाय 2020 तक 100 हो जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या उससे कम हो जाए। रिड्यूस नियो नेटल मोर्टेलिटी टू 16 बाय 2025। रिड्यूस स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाय 2025, मतलब जो लोग स्टिल बर्थ का वो होता है, कुछ बच्चे जो है वो लाइक बिना लाइफ के पैदा होते हैं उनका जो नंबर है वो सिंगल डिजिट हो जाए 2025 तक। सस्टेन एंटीनेटल केयर कवरेज ओवर 90% बाय 2025, मतलब जो बेबी बॉर्न होता है उसके बाद जो केयर होती है उसको कवर करें 90% तक बाय 2025। देन इंश्योर स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ अबाउट 90% बाय 2025।
ensure more than 90% of newborns are fully immunized by 1 year of age by 2025। मतलब 1 साल के होने तक more than 90% ऑफ न्यू जो हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहें। रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 40% बाय 2025। मतलब जो प्रेवलेंस होता है स्टंटिंग का वो 5 साल से नीचे के बच्चों के अंदर 40% तक रिड्यूस हो जाए 2025 तक। Population and family planning, reduce total fertility rate to 2.1 at national and subnational levels by 2025। मतलब total fertility rate जो है वो थोड़ा सा reduce करना। meet family planning needs above 90% at national and subnational levels by 2025। family plannings की जो needs और requirements है उनको 90% से ज़्यादा meet करना national और subnational levels पे 2025 तक। Population and family planning, reduce total fertility rate to 2.1 at national and subnational levels by 2025। मतलब total fertility rate जो है वो थोड़ा सा reduce करना। meet family planning needs above 90% at national and subnational levels by 2025। family plannings की जो needs और requirements है उनको 90% से ज़्यादा meet करना national। Okay, let's look at some other policies. Establish regular tracking of disability adjusted life years DALI index by 2022। achieve 90s to 90s to 90 target for HIV/AIDS by 2020। That is, 90% of people living with HIV know their status। मतलब 90% of people know that उन्हें HIV है। 90% of diagnosed cases receive sustained एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मतलब जो HIV का क्योर होता है वो वाली थेरेपी वो धीरे धीरे लोग रिसीव करें। एंड 90% ऑफ दोज ऑन थेरेपी अचीव वायरल सप्रेशन। मतलब जो बीमारी है उसे सप्रेस कर पाए वो लोग जो कि थेरेपी ले रहे हैं। Next, we have achieve and maintain a cure rate of more than 85% in new sputum positive TB patients and aim for elimination by 2025। क्योर रेट जो है उसे 85% करना और एलिमिनेशन एम करना 2025 तक फॉर टीबी पेशेंट्स। रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस टू 0.25% per thousand population by 2025। reduce premature mortality from cardiovascular diseases, cancer, diabetes and chronic respiratory diseases by 25% by 2025। मतलब प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी जो इन स्पेसिफिक डिसीजेस की वजह से होती है उनको 25% तक रिड्यूस कर देना। एंड इंश्योर 80% ऑफ नॉन hypertensive and diabetic individuals maintain controlled disease status by 2025। आगे क्या है? increase utilization of public health facilities by 50% from current levels by 2025। मतलब public health facilities का usage जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाए अभी जो current levels है उसके comparison में। provide access to safe water and sanitation to all by 2025। मतलब safe drinking water हो, health sanitation हो, सब कुछ हो 2020 तक। reduce occupational injury among agriculture workers by half from 334 per lakh to about 167 per lakh by 2020। मतलब ऑक्यूपेशनल काम करने की वजह से कई बार जो इंजरीज हो जाती है एग्रीकल्चर वर्कर्स को उसको हाफ कर देना। नेक्स्ट वी हैव इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स एज पर IPHS नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2020। जो डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करना। इंक्रीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एज पर IPHS नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2025। हाई प्रायोरिटी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हेल्थ वॉलंटियर्स जो है उनका भी रेशियो जो है उससे बढ़ाना। एस्टैब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज एज पर नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2025। प्राइमरी और सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज जो है उन्हें एस्टैब्लिश करना। create district level electronic health system database by 2020। electronic health system database जहाँ पे बस लिखा हो कि सबका रिकॉर्ड क्या रहा है हेल्थ का उसको क्रिएट करना 2020 तक। Lifestyle and risk reduction, achieve relative reduction in prevalence of current tobacco use by 15% by 2020 and 30% by 2025। मतलब रिडक्शन करना यूजेज ऑफ टबैको में 15% तक 2020 में और 30% तक 2025 में। दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। यू आर वेरी गुड टू गो। थैंक यू सो मच।